आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। इस कड़ी में आज हम जिन 3 विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें पहला है अंतरिम सरकार का गठन 1946 और दूसरा है माउंटबेटन योजना 1947 और तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन 3 विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या हैं और इनकी विषय वस्तु क्या रहा और ये क्यों आए और भारत के संवैधानिक विकास में ये क्यों उपयोगी है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर पर अंतरिम सरकार का गठन। पहला जो है आपका यह है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यह अंतरिम सरकार होती क्या चीज़ है। तो अंतरिम सरकार जो होती है यह एक अस्थाई सरकार होती है। अस्थाई सरकार। और यह सरकार जो है थोड़े समय के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इस अस्थाई सरकार के गठन का जो उद्देश्य होता है कि प्रशासन संबंधी कार्य जब तक अस्थाई सरकार का गठन ना हो जाए, अस्थाई सरकार का गठन ना हो जाए तब तक यह प्रशासन संबंधी कार्य को चलाए। भारत में जिस अंतरिम सरकार का गठन किया गया वह 2 सितंबर 1946 यानी इस अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर कब 1946 को। इस अंतरिम सरकार के गठन का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से संविधान बनने तक, सत्ता हस्तांतरण होने तक देश का प्रशासन चलाना। यानी इस अंतरिम सरकार का जो उद्देश्य था कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो उस समय भारत के शासन प्रशासन को चलाने के लिए अस्थाई सरकार गठन होने से पूर्व इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इस अंतरिम सरकार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण, ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती थी? सत्ता हस्तांतरण की ब्रिटिश सरकार तैयारी करना चाहती थी। इस अंतरिम सरकार का संविधान सभा के गठन में सहयोग प्राप्त करने तथा भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कराने तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पनपे जो जन आकांक्षाएं थी उन्हें पूरा करने और कांग्रेस और लीग को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार इस अंतरिम सरकार का गठन करना चाहती थी। इस अंतरिम सरकार का गठन जिस योजना के तहत किया गया उस योजना का नाम था कैबिनेट मिशन योजना। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। कैबिनेट मिशन योजना में आप सभी लोग जानते हैं कि 2 तरह के प्रावधान थे, एक अल्पकालीन प्रावधान, एक दीर्घकालीन प्रावधान। तो जो अल्पकालीन प्रावधान था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के दौरान, इसी अल्पकालीन योजना में बात थी अंतरिम सरकार के गठन की। कैबिनेट मिशन ने कहा कि वायसराय लॉर्ड वेवल 14 व्यक्तियों को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दे रहे हैं। कितने व्यक्तियों को? 14 व्यक्ति को। कौन दे रहा है? वेवल न्योता दे रहे हैं। अब इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि यदि कांग्रेस और लीग यानी मुस्लिम लीग
इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो भी अंतरिम सरकार का गठन तो किया ही जाएगा और उस अंतरिम सरकार में भारतीयों का यथासंभव प्रतिनिधित्व का प्रयास भी किया जाएगा। इस 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाना था, इसमें कांग्रेस के लिए, इन 14 में कांग्रेस के लिए जो स्थान तय किए गए, उन स्थानों की संख्या कुल थी 6 स्थान जो है कांग्रेस के लिए तय किए गए, जिसमें 5 यानी 5 व्यक्ति जो होंगे, 5 सदस्य जो होंगे वो सवर्ण हिंदू और एक व्यक्ति जो होगा वह अनुसूचित जाति का होगा। इसके साथ मुस्लिम लीग को इसमें जो है 5 स्थान जो है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को दिया जाएगा। मुस्लिम लीग एक स्थान जो है इस अंतरिम सरकार में सिख को, एक स्थान ईसाई को और एक स्थान पारसी को, यानी एक स्थान सिख, ईसाई और पारसी, इनको मिलाकर के अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। कैबिनेट मिशन भारत से 29 जून 1946 को गया। 29 जून 1946। इसके जाने के पहले ही कैबिनेट मिशन ने 7 उच्चाधिकारियों का एक काम चलाऊं सरकार का गठन कर दिया। इसी काम चलाऊं सरकार, कैसी सरकार? काम चलाऊं सरकार का गठन किया और इस काम चलाऊं सरकार का जो उद्देश्य था या कार्य जो था वह था जो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा में जो निर्वाचित सदस्य आएंगे उसके लिए जो निर्वाचन प्रांतों में होगा वह कार्य करना था। इसी काम चलाऊं सरकार, क्या सरकार? काम चलाऊं। इसी काम चलाऊं सरकार के निर्देशन में संविधान सभा के लिए भारतीय ब्रिटिश प्रांतों से निर्धारित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई 1946 तक करा लिए गए। कैबिनेट मिशन के तहत जो 7 सदस्यों की एक काम चलाऊं सरकार बनाई गई थी, इस काम चलाऊं सरकार ने ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो 296 सीटें थी, इन 296 सीटों के लिए चुनाव जो है, क्या चुनाव जो है जुलाई 1946 तक जो है करा लिए गए। संविधान सभा के सदस्यों के लिए जो निर्वाचन प्रांतीय विधान मंडलों के किए गए, उन प्रांतीय विधान मंडलों के 296 सीटों में से कांग्रेस को कुल 205 सीटें मिली। कांग्रेस को कितनी मिली? कांग्रेस को मिली 205 सीटें और मुस्लिम लीग को कुल 73 यानी 73 स्थान मिले। 73 स्थान। इससे जिन्ना को जो है काफी निराशा हुआ। तो इस तरह से आपने समझा कि कैबिनेट मिशन
ने संविधान सभा की बात कही थी और उस संविधान सभा के जो सदस्य होते वे प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य आते उनके द्वारा बने निर्वाचन मंडल से जो है वो चुने जाते। तो इसके लिए प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव करना आवश्यक था। इसलिए कैबिनेट मिशन ने 7 सदस्यीय एक काम चलाऊ सरकार बनाई और इसी सरकार के अधीन प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। जो प्रांतीय विधानसभाओं की 296 सीटें थी, उन सीटों में से 205 सीटें जो है कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। इससे जिन्ना को काफ़ी जो है निराशा हुई। चूंकि अंतरिम सरकार के गठन के लिए बेबेल ने जो बात किया था उसमें 14 सदस्यों वाली एक जो है अंतरिम सरकार की बात कही गई थी। अब चुनाव हो गए हैं और बेबेल ने हमने बताया कि कांग्रेस और लीग को बुलाया अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए। किंतु इसी दौरान एक घटना घटती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। उन्होंने कहा कि प्रांतों को यह स्वतंत्र अधिकार है कि वे संघ और प्रांतों के समूह में शामिल हों या ना हों। आप लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन में संघ निर्माण के संदर्भ में 3 बातें कही गई थी। एक बात जो कही गई थी संघ का निर्माण होगा जिसमें राज्य अपनी शक्तियां संघ को देंगे। दूसरा होगा कई प्रांत मिलकर के भी एक जो है प्रांतीय संगठन बना सकेंगे जिसके अपने संविधान होंगे, जिसकी अपने राज्य के द्वारा दी हुई शक्तियां होंगी। तो उसी के संदर्भ में पंडित नेहरू ने कहा था कि जो प्रांत हैं वे संघ में शामिल हों या चाहे ना शामिल हों, तथा इसके साथ यह भी कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में किसी समझौते या बंधनों से बंधकर नहीं जा रही है। वह कैबिनेट मिशन की योजना में परिवर्तन भी कर सकती है और उसमें सुधार भी कर सकती है। जिन्ना नेहरू के इस वक्तव्य से भड़क गए और उन्होंने अंतरिम सरकार में भाग लेने से इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद जिन्ना ने क्या किया कि वे एक संप्रभु संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए 16 अगस्त 1946 कब 16 अगस्त 1946 इस तिथि को सीधी कार्रवाई करने का तिथि तय कर दिया और 16 अगस्त 1946 को देश सांप्रदायिक दंगों से भर गया। क्योंकि बात जो हो रही थी वह अंतरिम सरकार की हो रही थी। कांग्रेस ने अंतरिम सरकार के गठन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था और कांग्रेस चाहती थी कि एक मिलीजुली अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, लेकिन जिन्ना के हठधर्मिता से यह संभव नहीं हो पाया। क्योंकि बेबेल ने कहा था कि यदि कांग्रेस और लीग दोनों ही अंतरिम सरकार में भाग नहीं लेते तो भी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अतः बिना जिन्ना के भाग लिए ही कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए स्वीकार किया और अंतरिम सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 तिथि है 24 अगस्त कब 1946 इस तिथि को जो है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो है कर दी गई।
इस अंतरिम सरकार में कांग्रेस और कुछ निर्दलीय प्रतिनिधि जो है शामिल थे। वस्तुतः जो अंतरिम सरकार थी, यह अंतरिम सरकार वायसराय के कार्यकारिणी के जो है सदस्य थे। यानी वस्तुतः जो अंतरिम सरकार थी वह औपचारिक रूप से वायसराय वेबल के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद का अध्यक्ष अंतरिम सरकार यानी कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, इसका जो अध्यक्ष आप कह सकते हैं कि अंतरिम परिषद का जो अध्यक्ष था वह वायसराय होता। और वायसराय उस समय कौन थे? बेबल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कार्यकारिणी जो अंतरिम सरकार की बनी उसमें अध्यक्ष कौन हुआ? अध्यक्ष हुआ वायसराय। और वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड वेबल। अब उपाध्यक्ष जो बनाए गए वे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? नेहरू। और इस नेहरू ने 11 सदस्यों के साथ अपना जो है 2 सितंबर 1946 को शपथ लिया। 11 सदस्यों के साथ नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को जो है इन्होंने शपथ लिया। लेकिन अंतरिम सरकार का गठन जिन्ना या मुस्लिम लीग के बगैर तो हो गया था, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी मुस्लिम लीग के लिए दरवाजा खोल रखा था। जब लॉर्ड वेबल ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी कर लिया तो 26 अक्टूबर 1946, कब? 26 अक्टूबर कब? 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया अंतरिम सरकार का। और कांग्रेस के जो 3 मूल सदस्य थे उनके स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि जो है वे अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। 5 प्रतिनिधि जो है ये अंतरिम सरकार में क्या हुए? शामिल हो गए। अंततः बेबल ने जो कहा था कि 14 सदस्यों का कैबिनेट मिशन के तहत एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, वह कार्य जो है पूरा हुआ। जो अंतरिम सरकार गठन हुआ उसमें आपने देखा कि अध्यक्ष तो वायसराय और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, और अन्य जो सदस्य थे वो कौन कौन सी मंत्रिमंडल देखे। यानी पहली बार आप देखिए कि भारतीय इतिहास में भारतीयों के द्वारा एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जिसमें जो सदस्य थे अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार, इसमें जो आप देखिए कि पंडित
नेहरू जो थे ये जो है उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल सदस्यों के प्रभारी थे। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट और विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स, और तीसरा राष्ट्रमंडल के संदर्भ में पंडित नेहरू ये सारे विभाग देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले तो ये अंतरिम सरकार में थे, दूसरा सदस्य जो थे वे थे सरदार पटेल। सरदार पटेल के पास जो पोर्टफोलियो था, जो विभाग था, गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण। क्या था? गृह मंत्रालय और क्या था? सूचना प्रसारण, होम मिनिस्ट्री और सूचना प्रसारण, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तीसरा जो सदस्य थे वे थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चौथे नंबर पर बलदेव सिंह। बलदेव सिंह के पास जो था वह था रक्षा मंत्रालय। पांचवें नंबर पर आप देखिए कि पांचवें नंबर पर जान मथाई उद्योग और आपूर्ति। जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय जो था वह जान मथाई के पास था। सी राजगोपालाचारी, छठे नंबर पर सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय था। क्या था? शिक्षा। सातवें नंबर पर आप देखिए कि सातवें नंबर पर जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। आठवां आप देखिए अंतरिम सरकार पे आसिफ अली के पास जो था वह था रेलवे और परिवहन। क्या था? रेलवे और परिवहन। नवें स्थान पर C.H. भाभा, कार्य खनन और बंदरगाह। C.H. भाभा इनके पास कार्य एवं खनन विभाग था। 10वें नंबर पर जो आते हैं वे हैं लियाकत अली। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इनके पास था वित्त मंत्रालय। कौन? लियाकत अली इनके पास था वित्त मंत्रालय। 11 नंबर जो अंतरिम सरकार में आए अब्दुल रब नस्तर के पास डाक और संचार विभाग था। क्या? डाक और संचार। 12 नंबर पर आप देखिए कि जो है
गजानफर अली खां इनके पास स्वास्थ्य था। गजानफर अली खां के पास क्या था? स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य। आई चुंदीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय था, 13 नंबर। आई चुंदीगर क्या था? वाणिज्य मंत्रालय। और 14 नंबर पर था कि जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय था। इस तरह से आपने देखा कि जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार में 14 लोगों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था और वे 14 लोग जो है अलग अलग मंत्रालयों को संभाले। मुस्लिम लीग को आपने देखा कि पहले तो वह अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दी, किंतु बेबल के मनाने के बाद वह अंतरिम सरकार में शामिल होती है तो उसके पीछे उसका कुनित उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य था कि वह परिषद के अंदर यानी अंतरिम सरकार के अंदर रह करके पाकिस्तान के लिए अपनी मांग को बुलंद कर सकेगी, पाकिस्तान के लिए लड़ सकेगी। इस अंतरिम सरकार में लियाकत अली जो कि वित्त मंत्री थे, यानी उनके पास वित्त विभाग था, वे अन्य विभागों के कार्य में अब बाधा पहुंचाने लगे, यानी रोड़े अटकाने लगे। जब अंतरिम सरकार मिलीजुली सरकार ना रही, बल्कि यह एक गुटबंदी वाली सरकार हो गई। वायसराय ने जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भाग लेने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, यानी जो काम चलाऊ सरकार 7 सदस्यीय बनी थी, उसने जो है प्रांतीय विधानसभाओं का जो निर्वाचन किया था, उससे जो निर्वाचक मंडल बना था, उस निर्वाचक मंडल में जो चुनाव लीग और कांग्रेस ने जीते थे, जब उन लोगों को वायसराय ने संविधान सभा में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा, तो लीग ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया और उसकी बैठकों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कराना चाहा, क्योंकि वह पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में चाहती थी। जब गतिरोध बना, यानी मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग नहीं ली, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत सचिव जो उस समय लंदन में थे, नवंबर 1946 में लंदन में एक जो है सम्मेलन बुलवाया। कहाँ बुलवाया? लंदन में। लंदन में सम्मेलन बुलवाया और इस सम्मेलन में पंडित नेहरू, जिन्ना, लियाकत अली, बलदेव सिंह आदि भाग लिए, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई और यह जो अंतरिम सरकार बनी, यह अंतरिम सरकार जो है 15 अगस्त 1947 के पहले तक। 15 अगस्त 1947 की तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन भारत आज़ाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में विभाजित हो गए थे। तो अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 तक कार्य करती रही। इस अंतरिम सरकार पर अंबेडकर ने टिप्पणी किया था और टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। इधर पाकिस्तान के मांग को लेकर के सांप्रदायिक समस्याएं देश में बढ़ती जा रही थी, कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो या भारत छोड़ने का जो है फैसला ले लिया और तिथि आती है 20 फरवरी
20 फरवरी कब? 1947। इस 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री तत्कालीन जो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने घोषणा की कि जून 48 तक अंग्रेज हर हालत में भारत को छोड़ देंगे, यानी भारत से अंग्रेजों के शासन का जून 1948 से पहले अंत कर दिया जाएगा। कब? जून 1948। तथा जो ब्रिटिश सत्ता है या शासन सत्ता जो है वह जिम्मेदार हाथों को सौंप दिया जाएगा। इस तरह से क्लीमेंट एटली की घोषणा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिमत्तापूर्ण और साहस भरा जो है निर्णय कहा। तो आपने अंतरिम सरकार में जो मंत्रालय विभाजित हुए, अंतरिम सरकार वस्तुतः जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, जिनका कि विस्तार किया गया था। जो संविधान बनने तक जो है शासन प्रशासन का काम आगे तक करते हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 तक इस अंतरिम सरकार ने काम किया था। अब हम आते हैं माउंटबेटन योजना पर। दूसरा है माउंटबेटन योजना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सत्ता हस्तांतरण यानी भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। ये लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? वायसराय। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए। कब? 22 मार्च 1947 को भारत आए। भारत जब वे आए तो उन्होंने देखा कि भारत में हिंदू मुस्लिम राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगे खूब बढ़ गए थे। यह और विकराल रूप धारण ना कर ले, इसलिए उन्होंने विचार किया कि यदि हमें इसे रोकना है तो सत्ता का हस्तांतरण जो जून 48 तय किया गया है उससे पहले हमें कर देना होगा। जून 48 का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। जून 48 से पहले ही भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित हो जाए या हस्तांतरित हो जाए, इस पर बातचीत करने के लिए वे लंदन गए और लंदन जाने के बाद 3 जून 1947 को उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। यही योजना जो है, यही प्लान जो है माउंटबेटन योजना कहलाई। और इस माउंटबेटन योजना में जो प्रमुख प्रावधान थे उसके बारे में भी आप देखिए कि इस योजना में जो पहली सबसे बड़ी बात थी कि सत्ता हस्तांतरण की तारीख जो पहले जून 48 थी उसे और पहले करके 15 अगस्त 1947 कर दी गई। कब? 15 अगस्त कब? 1947 कर दिया गया। और माउंटबेटन भारतीय नेताओं से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि देश का विभाजन ही सांप्रदायिक समस्या का एकमात्र समाधान है। भारत का विभाजन जिस तरह से किया जाता, उसके लिए उन्होंने यह बताया कि जो पंजाब और बंगाल है वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। सिंध क्षेत्र में जो विधानसभा है उसके निर्णय
से वह भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो सकता है। असम का सिलहट जिला तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के संबंध में यह बात कही गई माउंटबेटन योजना में कि वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। बलूचिस्तान की जहां तक बात थी, वे अपने भाग का निर्णय प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से करेंगे। देशी रियासतों जो थी, वे देशी रियासतें वह कहीं भी सम्मिलित हो सकती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच इस माउंटबेटन योजना में देनदारियों की भी बात कही गई, उसके संदर्भ में भी कुछ समझौता होगा। भारत और पाकिस्तान जो दो डोमेनियन बनेंगे, जो औपनिवेशिक राज्य बनेंगे, ये राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे अथवा नहीं होंगे, इसका निर्णय लेने में ये स्वतंत्र होंगे। अतः ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 की योजना, जो माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी, जिसमें भारत के विभाजन की अनिवार्यता और भारत और पाकिस्तान 2 अलग देशों के निर्माण की बात कही गई थी, उससे ब्रिटेन की सरकार भी सहमत हो जाती है। कांग्रेस जो थी, उसने जो है देश का विभाजन व्यवस्था में स्वीकार कर लिया। नेहरू ने उस समय कहा था कि हमारे पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि हम 3 जून 1947 की योजना को स्वीकार कर लें, या फिर हम जो है आत्महत्या कर लें। आगे उन्होंने कहा कि हम इस सिरदर्द, यानी भारत में हो रहे सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे, उस सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सिर कटाने को ही तैयार हो गए। जहां तक गांधी की बात है, गांधी जी अंत तक भारत विभाजन के विरुद्ध रहे। उनका कहना था कि यदि सारा भारत आग की लपटों में घिर जाए तो भी भारत का विभाजन नहीं होगा। या फिर उन्होंने कहा कि भारत का जो विभाजन होगा, वह जो होगा मेरे 100 पर होगा। लेकिन अंततः गांधी ने भी भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। पटेल का कहना था कि मैंने भारत के विभाजन को मजबूरी की स्थिति में स्वीकार किया, क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, यदि विभाजन नहीं होता तो हम सब कुछ खो बैठते। आगे उन्होंने कहा कि यदि हमारे किसी अंग में जहर फैल गया हो तो उस अंग को कटा देना ही ज्यादा ठीक है। कुछ नेता भारत विभाजन के विरुद्ध भी थे, जिसमें पहला नाम जो आता है वह आता है किसका? जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना आजाद आदि ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया था। मौलाना आजाद ने नेहरू पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि नेहरू तो माउंटबेटन के सम्मोहन के शिकार हो गए थे। उनका यह भी कहना था, यदि कांग्रेस नेता विभाजन को स्वीकार कर लिए तो देश इसके लिए कभी कांग्रेस नेताओं को माफ नहीं करेगा। इस तरह से आपने जाना कि जो माउंटबेटन योजना थी, इसी योजना के आधार पर भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। अब माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया जाता है। वह अधिनियम कहलाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना।
यानी माउंटबेटन योजना जो था उसे कार्य रूप देने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया। कब? 4 जुलाई 1947 को एक जो है विधेयक आया। विधेयक कहाँ आया? ब्रिटिश संसद में लाया गया और 18 जुलाई 1947 को यह पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक जो था वो पारित कर दिया गया। और पारित होने के बाद, विधेयक था, पारित होने के बाद वही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। इस अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को भी हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला बात, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया वह था कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन का गठन 15 अगस्त 1947 से हो जाएगी। इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो बात कहा गया कि 15 अगस्त कब? 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन हो जाएंगे, यानी औपनिवेशिक राज्य हो जाएंगे। दूसरा बात है कि वे भारतीय क्षेत्र जो पाकिस्तान में नहीं शामिल हैं, वे भारतीय क्षेत्र माने जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि भारत की राज्य क्षेत्र में वे सभी प्रांत आएंगे जो पाकिस्तान में शामिल नहीं हैं। पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा जो है कि भारत में कौन से क्षेत्र आएंगे? भारत में वे क्षेत्र आएंगे जो पाकिस्तान में शामिल नहीं है। तीसरी बात जो कही गई कि जो पाकिस्तान बनेगा, जो पाकिस्तान बनेगा, इस पाकिस्तान में जो क्षेत्र होगा वह होगा पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, उसके साथ असम का सिलहट जिला, असम का एक जिला था सिलहट, वह भी जो है पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यह क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। साथ ही पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये मिलकर के पाकिस्तान बनेंगे। और जो क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं हैं, वे भारत के क्षेत्र कहे जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 565 देशी रियासतें थी। इन देशी रियासतों पर से ब्रिटेन ने जैसे ही अपनी सत्ता हटाई वैसे ही ये आज़ाद हो गए और 1947 के अधिनियम में उनके लिए कहा गया था कि ये भारत और पाक देशी रियासतों के संदर्भ में तक क्या था? देशी रियासतें। इन देशी रियासतों के संदर्भ में था कि भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल हो सकते हैं। अगली बात, जो भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन स्टेट बनेंगे, उनके लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे और जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट करेगा। भारत के लिए इस अधिनियम के अधीन लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया और पाकिस्तान में जो है, जो लियाकत अली थे,
उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत में प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया गया। और इस अधिनियम में यह बात कहा गया कि जो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग औपनिवेशिक राज्य होंगे, उनके जो विधान मंडल होंगे यानी लेजिस्लेटिव्स जो होंगे, उनके जो शक्तियां होंगी वे पूरी तरह से उसमें संप्रभु होंगे, पूरी विधायी शक्ति उनके पास होगी। उन्हें इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया सकता उनके कानूनों का कि वह ब्रिटिश संसद के वर्तमान कानून या पहले बनाए गए कानून के विरुद्ध हैं। 15 अगस्त 1947 जिसको कि नियत दिन कहा गया के बाद से ब्रिटिश सरकार की अब भारतीय क्षेत्रों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देशी राज्यों पर से भी ब्रिटिश सरकार का अधिराजत्व समाप्त हो जाएगा और सम्राट और देशी राज्यों के बीच जो संधि समझौते 15 अगस्त 1947 के पूर्व किए गए थे वे भी समाप्त हो जाएंगे। और इसी अधिनियम में बात किया गया कि दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान संविधान सभा का जो गठन करेंगी अपने अपने, उन संविधान सभाओं को विधान बनाने की भी शक्ति होगी, यानी वे विधान मंडल की तरह कार्य करेंगे, अपने शक्तियों का काम करेंगे। इस तरह से इस अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान किया गया कि भारत और पाकिस्तान के लिए जो अलग अलग दो संविधान सभाएं गठित की गई, ये संविधान सभाएं जो है विधायिका की भी तरह काम करेंगी, संविधान निर्माण के रूप में भी कार्य करेंगी। इस तरह से संविधान सभा का जो है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत उसको दो उत्तरदायी सौंपे गए। एक तो विधानसभा के रूप में कार्य करना और दूसरा जो है संविधान का निर्माण करना। और ये विधायी संस्थाओं के या विधायी संस्था की तरह तब तक काम करेगी जब तक जो है संविधान लागू ना हो जाए और नए विधानमंडल का गठन ना हो जाए। और यह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी और यह 1935 के एक्ट में जो नियम हैं उन नियमों के अधीन कार्य करेगी। और जो 1947 का यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना, इसके प्रावधानों को लागू करने या अन्य प्रशासनिक मामलों के प्रबंध करने के लिए जो उपाय करने होंगे वह गवर्नर जनरल आदेश के द्वारा कर सकेगा। किंतु गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जो होंगे वे एक संवैधानिक अध्यक्ष, संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेंगे तथा ये अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे। इस अधिनियम यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत सचिव का जो पद पहले ब्रिटेन में था उसे भी समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और भारत पाकिस्तान जो दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट्स बन रहे हैं, इन डोमिनियन स्टेट्स की जो सीमा होगी उसके निर्धारण करने के लिए एक आयोग का भी प्रावधान इस स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया। और जो आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष जो बने उनका नाम था रेडक्लिफ। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी का जश्न जो है 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त कब 1947 यानी भारत की आज़ादी से एक दिन पूर्व ही पाकिस्तान ने अपना जो है आज़ादी या स्वतंत्रता का दिवस मनाया। और भारत का सपना जो पूर्ण हुआ वह 14-15 अगस्त की आधी रात में जो सदियों से उसने सजोया था
वह पूरा होता है। भारत ने अपनी आज़ादी की वर्षगांठ या आज़ादी वह 15 अगस्त को मनाया। नेहरू ने उस दिन एक भाषण दिया था जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि नेहरू ने कहा था कि वर्षों पूर्व हमने नियत के साथ एक प्रतिज्ञा की थी और वह समय अब आ गया है। ठीक आधी रात जब सारा संसार सो रहा होगा, भारत में जीवन और स्वतंत्रता का स्वर्ण विहान होगा और भारत 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस तरह स्वतंत्र भारत ने स्वेच्छा से, जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया और इस तरह 15 अगस्त 1947 से लेकर के संविधान लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक भारत पूर्ण आज़ाद नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश डोमिनियन के अंतर्गत एक स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्य के रूप में रहा। 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था, देश में एक बार पुनः सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। एक व्यक्ति था जो आज़ादी की जश्न में शामिल नहीं हुआ था, उसका नाम था गांधी। गांधी पश्चिम बंगाल के नोआखली में सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित परिवारों के साथ अपना दुख दर्द बांट रहे थे। अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक टिप्पणी कही थी कि अंग्रेज भारत तो छोड़ेंगे, किंतु कैसा, कितना दुख भरा छोड़ेंगे यह तय नहीं है। जब सदियों पुरानी उनकी शासन धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितना दलदल, कितना कीचड़ छोड़ जाएंगे, इसका मूल्यांकन करना असंभव होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद एक दूसरा अंतरिम मंत्रिमंडल बनता है। अंतरिम मंत्रिमंडल यानी अंतरिम सरकार दूसरा बनता है। पहला तो 46 में आपने देखा, दूसरा जो है अंतरिम मंत्रिमंडल बनता है। इस अंतरिम मंत्रिमंडल से भी पूछे जाते हैं सवाल। यह मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 के बाद से बनता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस मंत्रिमंडल में जो अध्यक्ष बने, गवर्नर जनरल बने, वे जो है माउंटबेटन के स्थान पर अब सी राजगोपालाचारी। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट जो बने वे बने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनके पास विदेश, कॉमनवेल्थ अंतरिम सरकार में भी वही थे। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार पटेल रहे, पहले भी अंतरिम सरकार में यही थे। अब विधि मंत्री यहाँ पर बदल गए। विधि मंत्री या कानून मंत्री पहले अंतरिम सरकार में दूसरे कोई थे, यहाँ पर दूसरे अंतरिम सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री बनाए जाते हैं। रक्षा मंत्री जो होते हैं वे सरदार जो है बलदेव सिंह होते हैं। राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य मंत्री वहाँ भी थे, यहाँ भी थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। जान मथाई ये जो है परिवहन मंत्री बनते हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री बनते हैं। CH भाभा वाणिज्य मंत्री बनते हैं। रफीक अहमद किदवई संचार मंत्री बनते हैं और अहमद किदवई स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। R षडमुख चेट्टी ये जो है वित्त मंत्री बनते हैं। उद्योग और आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और NV गाडविल कार्य और खनन मंत्री बनते हैं। इस तरह से आपने देखा 3 विषय वस्तुओं को। पहला देखा आपने अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की गठन, उसकी कार्यविधि, उसमें कौन कौन से मंत्री बने। दूसरा आपने देखा माउंटबेटन योजना और तीसरा देखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वह गठन
एक तरह से आप देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अधीन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना अपने जाते जाते एक जो है काम चलाऊ सरकार 7 सदस्यीय बनाया था। उसी 7 सदस्यीय सरकारों ने जो है प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव करवाया था, जिससे वे संविधान सभा के लिए जो है सदस्यों एक निर्वाचन मंडल का गठन कर सकें और वे संविधान सभा में सदस्य वहाँ से आ सकें। बेबेल ने जो है एक 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन की बात कही थी और इस 14 सदस्यीय अंतरिम गठन में जिन्ना शामिल नहीं हुए थे, किंतु बाद में वे शामिल हुए। इसके बाद आपने देखा कि जब शामिल हो गए तो लियाकत अली जो वित्त मंत्रालय थे वो उसके काम में रोड़े अटकाने लगे। इसके बाद माउंटबेटन भारत के वायसराय नए बनाकर भेजे जाते हैं। भारत की समस्याएं जो थी उन समस्याओं को देख करके वो कहते हैं कि विभाजन जो है वह जून 48 से पहले यानी 15 अगस्त 1947 के पूर्व ही हो जाना चाहिए। इसके लिए लंदन जाते हैं और वहाँ से वो आते हैं और फिर जो है वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो है अलग अलग डोमेन स्टेट के रूप में हो। ब्रिटिश संसद उसको मानती है और यहाँ पर जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को आपने देखा। फिर इसके बाद संविधान सभा अलग अलग दोनों राष्ट्र जो बनते हैं, दोनों के अलग अलग संविधान सभाएं बनती हैं। उन संविधान सभाओं में फिर एक अंतरिम सरकार के गठन की बात होती है, अंतरिम सरकार बनती है। ये संविधान सभाएं विधायिका और जो है आपके संविधान सभा में संविधान निर्माण का काम करती हैं। तो अब आप इन तीनों विषय वस्तुओं से अंतरिम सरकार और जो है माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भली भांति परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद।